हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम लोग जुड़े हैं अपने ग्रामर को देखने के लिए। मेरा पहला वीडियो आप देखे होंगे नाउन फर्स्ट। लेकिन अब जो सबसे पहले हम लोग जो जानना चाहेंगे कि पहले हम लोग जान लें कि सिलेबस, आखिर सिलेबस होता क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको जानना है, क्या हम पढ़ाएंगे, क्या हमारी चैनल आपको पढ़ाएगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आप एक सफल तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ पाना है तो सबसे पहले इंग्लिश की सिलेबस को जानिए। तो आज मैं आपके लिए, मेरी चैनल आपको पहले एक सिलेबस लेके आई है जो आपको बताएगी कि आपका एग्ज़ाम क्या क्या पूछने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि हमारी सिलेबस क्या है। तो जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, हमारी सिलेबस जो है वो आप देखिए। जो सिलेबस आपका है, सबसे पहले जो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, एस छूट गई है फिर भी आपका इसे जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी। आपका बोर्ड जो है एग्ज़ाम में नाउन पढ़ता है। नाउन में हमें क्या क्या पढ़ना है? नाउन में हमें जेंडर भी पढ़ना है, नंबर भी पढ़ना है, केस भी पढ़ना है। ये तीनों चीज़ हमें नाउन के बारे में जानना होगा कि नाउन में जेंडर क्या होता है, नंबर क्या होता है और केस क्या होता है, क्योंकि इससे भी आपके सवाल आएंगे। नंबर से भी आएंगे, जेंडर से भी आएंगे, केस से भी आएंगे। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, उसके बाद जो देखेंगे हम लोग जो थर्ड नंबर है, जो आपका थर्ड नंबर है वो है हम लोग का प्रोनाउन। प्रोनाउन भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है आपके एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा ये आपकी भूमिका निभाएगी। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोनाउन सिर्फ एग्ज़ाम के लहजे से समझना तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपके जीवन में ये प्रोनाउन बहुत बड़ा काम करेगा अंग्रेज़ी ग्रामर को पूरी तरह से मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद तीसरा जो है वो आपका सिंटैक्स पढ़ना है। ऐसे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस इस सेंस में आता है, जब आपके क्वेश्चंस आएंगे चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है, तो इसको जानने के लिए भी आपको सिंटैक्स का जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टाइम एंड टेंस, टेंस की क्वेश्चंस पढ़ेंगे। टेंस, टाइम एंड टेंस जो है ये आपका ज़रूरी है। ये टाइम एंड टेंस आपके रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि वो क्वेश्चंस जो होते हैं सारे वो पूरी होल ग्रामर को टच करता है, तो हमें उन सारे क्वेश्चनों का सही सही जवाब देने के लिए पूरी ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका टाइम एंड टेंस भी बड़ा मायने रखेगा। उसके बाद जो है आप देखेंगे जो आपका वॉइस जो है, जो वॉइस है ये भी पढ़ना है, नरेशन भी पढ़ना है। थोड़ा बहुत ज़रूरी है जानकारी, क्योंकि ये क्वेश्चंस ग्रामर कहता है, आपका जो एग्ज़ाम है वो बोलता है ग्रामर, होल ग्रामर। होल ग्रामर में वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जिसमें आपको ये भी देखना है कि वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं, नारेशन। और हम लोग जो सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि खेल खेल में ये वॉइस आपको आराम से आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको कहते हैं सर हमें वॉइस समझ में नहीं आती, नरेशन समझ में नहीं आती। तो मेरे चैनल के द्वारा, मेरे द्वारा जब मैं इसे पढ़ाऊँगा तो वो दैट इज़ रियली वेरी ईजी, आपको बहुत आसान लगेगा। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो एडवर्ब पढ़ेंगे, फिर एग्जेक्टिव पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका जो आता है वो है वोकैब्स। वोकैब्स जो आता है आपका, वोकैब्स में आपका जो मायने रखता है वो है आपका साइनो। जो साइनो है वोकैब्स में, साइनो और एंटो, साइनो सिनोनिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी हिंदी में अगर बात करें तो क्या कहेंगे, समनार्थक शब्द। हम लोग क्या कहेंगे, समनार्थक शब्द, है ना। जिसमें आप जैसे आप 9th और 10th में जब पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द, यानी एक शब्दों के कई शब्द होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिनोनिज्म। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो एंथोनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं विपरार्थक शब्द। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है वो आता है आपका इसी में इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये भी बड़ा मायने रखता है। तो हम लोग इसे, मेरे जो चैनल हैं, इस चैनल के इंस्टाग्राम जो चैनल है उस पर आपको कई डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाएंगे, पीडीएफ शेयर किए जाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट्स इडियम एंड फ्रेजेस डाले जाएंगे, जिसको आपको याद करना है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो शायद आपको बहुत बढ़िया मजबूती देगा एग्ज़ाम को
फुल प्रूफ रूप से तैयार करने के लिए, सॉलिड फॉर्म में तैयार करने के लिए, कि ताकि आपका रिजल्ट श्योर हो कि नहीं मेरा ये रिजल्ट ज़रूर होगा। और उसमें अंग्रेज़ी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसके बाद जो आपका जो आता है, उसके बाद है करेक्ट स्पेल्ड जो हो गया, यानी सही स्पेल्ड, रॉन्ग स्पेल दिया रहेगा या 4 ऑप्शंस ऐसे दिए रहेंगे, कहेगा कि इसमें से करेक्ट वर्ड कौन है, तो वो भी मैं बताऊंगा। वो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे भी जो पीडीएफ है उसमें भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको दिया जाएगा, जिसे आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। उनमें कुछ गिने चुने शब्दों को मैं दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लहजे से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसमें मैं अवश्य शेयर करूँगा आपको। उसके बाद जो देखेंगे वो है OWS, जिसको हम लोग बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आप 9th क्लास में देखते होंगे अनेक शब्दों का एक शब्द, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, तो इंग्लिश में इसे ही कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो पंक्चुएशन। कितने लोग सोचते होंगे कि सर ये कौन सा टॉपिक है पंक्चुएशन, तो वो आपको क्या करेगा, आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। इसमें इंग्लिश वर्ड, इन सब का अपना अपना एक नाम है इंग्लिश में, उसी टॉपिक को बोला जाता है आपका पंक्चुएशन। 1 नंबर जरूर इससे पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ये हमारा क्या होगा, जब पूरी ग्रामर आप पढ़ लीजिएगा तो सेंटेंस जैसा कि आपका एग्ज़ाम पूछता है, उस एग्ज़ाम के अनुसार आपका सेंटेंस 4 सेंटेंस ऑप्शन के फॉर्म में देगा, और उसमें से कहेगा कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो पूरी तरह से ग्रामेटिकली, यानी ग्रामर के अनुसार कोई इसमें मिस्टेक ना हो, कोई एरर नहीं हो। तो वो जब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाऊंगा, क्योंकि करेक्ट द सेंटेंस तभी आपका सही होगा जब आपके पास नाउन का भी नॉलेज होगा, प्रोनाउन का भी नॉलेज होगा, एग्जेक्टिव का भी होगा, एडवर्ब का भी होगा, टाइम एंड टेंस का भी होगा, सिंटेक्स का भी होगा, ताकि आप उस सही सवाल का सही जवाब ढूंढ सके और आपकी गलतियां ना हो और ये रिजल्ट 100% हो। तो इसके लिए आपको ये सारे ग्रामर्स जो इंग्लिश के हैं ये आपको पूरी ध्यान पूर्वक पढ़नी होगी, और तब जाकर आपका इंग्लिश का एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा और आपका रिजल्ट लाने में बोल्डनेस साबित होगा। ये जो हम लोगों ने सिलेबस देखा, इस सिलेबस को पूरी तरह से ध्यान रख लें। ये सिलेबस हमारे चैनल जो है इंस्टाग्राम में आपको ये सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में मिला रहेगा। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आए तो आप खुद लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाके। तो इन सिलेबस को फिर से एक बार देख लें कि ये सिलेबस सारे हैं जो आपको इस चैनल के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में कहीं भी अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए वो छूटा नहीं रहे। तो जैसा कि मैंने पहला वीडियो में आपको पढ़ाया था नाउन में मैंने आपको पढ़ाया था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो आज हम लोग चलेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग जो चलने वाले हैं अब जो, जैसा कि देखो नाउन एक बार हम लोग उसे तुरंत रिवाइज कर लें कि नाउन जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका नाम होता है नाम, है ना। ये सारे चीज़ मैंने पहली वीडियो में आपको बताई थी कि ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है नाम, और नाउन की परिभाषा भी मैंने बताई थी कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। फिर उसके बाद मैंने नाउन के काइंड्स भी बताए थे, है ना। काइंड्स में मैंने बताए थे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका, आज जो हम लोग जब पढ़ने जाएंगे वो आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब समझ ही जा रहे हैं, कलेक्ट से बना है, कलेक्ट। कलेक्टिव नाउन कहते किसको है, कलेक्ट से। कलेक्ट कैसे, यानी कलेक्टिव नाउन अगर कोई पूछता है कि कलेक्टिव नाउन होता कैसे, कैसे पहचाने, तो ये आप जानते होंगे कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं यानी कलेक्शंस ऑफ नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव। कलेक्शन, जब हम कोई चीज़ों का संग्रह करते हैं तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसे एक परिभाषा क्या कहता है कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेम कास्ट। अब देखो कहता है क्या कि एक ही जाति का जब झुंड हो, एक ही जाति का, कोई भी एक ही जाति है ना, जब झुंड हो, लेकिन कास्ट कैसा, कास्ट कैसा, काउंटेबल। कास्ट कैसा होना चाहिए,
काउंटेबल, क्योंकि झुंड हमेशा किसकी बना सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग गिनेंगे उसी की झुंड बनेगी। अब सपोज करो ये एक मैदान है, ठीक है, ये एक आपका मैदान है ना, ठीक है। और इसमें जो है, मुझे पिक्चर तो बनानी नहीं आती है, फिर भी मैं एक बनाता हूँ। सपोज करो मान लो सपोज करो, मान लो इस पिक्चर को तो मुझे बनाने आती नहीं है, सपोज करो जैसे भी है, लेकिन समझ लो कि ये हम मान लो इसे हम लोगों ने कोई एनिमल्स का नाम दे दिया, लाइक दिस काव दे दिया, लाइक दिस गॉड दे दिया, है ना, एंड लाइक दिस बेफेलो दे दिया, लाइक दिस एनीथिंग एवरीथिंग, ये सब जो है मान लो कि एनीवन एनिमल है, तो एनिमल्स हैं, ठीक है, एक फील्ड में एक गोल घेरे में हैं, है ना, चर रहे हैं। तो इन सब को जब एक कलेक्ट में डालेंगे तो इनका नाम क्या दे दिया गया मैंने, कैटल, यानी मवेशी। तो किसे कहे मवेशी, अ ग्रुप ऑफ पेट एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ पेट एनिमल्स, यानी पालतू जानवरों के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, कैटल कहते हैं। और कैटल आपका क्या कहला गया, आपका समूह का बोध किया, इसलिए उसे झट से कह देंगे कलेक्टिव नाउन। यानी जहाँ झुंड देखेंगे, जैसे देखोगे आप रोड पे चलते जा रहे हो और बहुत सारा भीड़ झुक के देख रहा है लोगों का है, तो आपके मन में नहीं कहता कि ये भीड़ काहे लगा हुआ है भाई, तो भीड़ यानी क्राउड, तो वहाँ भी देखो एक ही जाति का झुंड है ना, किसका झुंड होगा, मानव का झुंड होगा, तो मानव के झुंड को आपके मुख से निकल जाएगा भीड़, तो भीड़ क्या कहला जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से मान लो जैसे आप वोट देने जा रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उनको कहोगे लोगों की झुंड लगी हुई है, यानी वहाँ लोग कौन हुए, मानव हुए। तो जहाँ पर एक ही जाति का झुंड होना चाहिए, एक ही जाति, जैसे अंगूर ले लो, अंगूर है, एक है तो अंगूर है तो कॉमन नाउन कर दिया, लेकिन देखोगे जब वो गुच्छे में लगा जाता है तो वो क्या आपका कहला जाता है, आपका कलेक्टिव नाउन, क्योंकि एक ही जाति का वो झुंड बना, तो बंच ऑफ ग्रैप्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो जहाँ पे एक ही जाति का झुंड होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि ये समझ ही लिए कि एक ही जाति का झुंड है। क्लियर है, समझ आ रही है। तो देखेंगे एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि विच इज which is कलेक्टिव नाउन। पूछेगा कि कलेक्टिव नाउन कौन है दिए गए शब्दों में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने लिखा काउ, फिर हम लोगों ने लिखा एप्पल, फिर हम लोगों ने लिखा राम, फिर हम लोगों ने लिखा वाटर, फिर हम लोगों ने लिखा पीपल। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि यहाँ पे झुंड कौन बता रहा है। देखिए काव कहेंगे तो एक ही काव का बात कर रहा है, राम कहेंगे तो एक ही है, वाटर को तो गिन नहीं सकते हैं, और हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन वही होगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं, राम को भी गिन नहीं सकते हैं, तो इन लोगों को गिन नहीं सकते, इसलिए ये तो मेरा कलेक्टिव नाउन नहीं कहा गया। दूसरा काव को गिन सकते हैं, लेकिन ये किसी झुंड का तो बोध नहीं करा रहा है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन नहीं। लेकिन यहाँ लोग, लोग किसको कहेंगे, मानव के झुंड को, लोग किसको कहते हैं, मानवों के झुंड को, तो ये गिना जा सकता है और झुंड का बोध कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये पीपल आपका कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि कुछ पूछा जाता है कि बच्चे ये बताओ कि बॉय और बॉयज़, बॉय और बॉयज़, है ना, या आप देखेंगे पूछता है की दे दिया और कीज दे दिया, तो दोनों क्या करते हैं बच्चे लोग, कहते हैं ये सर कॉमन नाउन है, क्योंकि
की कह रहे हैं तो कॉमन है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। और बॉयज़ को लोग क्या कह देते हैं, कलेक्टिव नाउन। कीज़ को क्या कह देते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्यूज़ को क्या कह देते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि उनका मानना है एक से अधिक। अधिकतर लोग मानते हैं कि कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, जबकि ये कीज़ कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि ग्रुप का बोध नहीं करा रहा है। मोर देन वन, इसे भी हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग प्लूरल कॉमन नाउन बोलेंगे, है ना। और जब कहेंगे ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज, तो देखो बंच मतलब क्या कहा, गुच्छा, तो डिफरेंट है, चाबियों का गुच्छा। तो यहाँ पे जब है ना एक चाबी है, एक गोल, और इसमें भी चाबी ऐसे लटका हुआ है, तो ये गुच्छा बन गया। तो इसलिए ये झुंड में एक ही जाति का झुंड बता रहा है, तो इसलिए चाबियों के गुच्छे को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो अपने आप में कलेक्टिव बोले जाते हैं। जैसे मान लिया आपके परिवार हैं, परिवार में सदस्य हैं, जब सब सदस्य मान लो शादी में खड़े हैं और एक जगह खड़े हैं, मम्मी पापा चाचा चाची सब एक जगह खड़े हैं, तो वहाँ अलग अलग थोड़ी बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं ये सब मेरे परिवार हैं, यानी ये जितने सदस्य हैं जब एक जगह इकट्ठे हो गए तो उनको हम क्या बोले, परिवार बोले। उसी तरह पुलिसमैन, एक पुलिसमैन, दो पुलिसमैन, तीन पुलिसमैन, अगर सब पुलिसमैन एक जगह रह जाए तो उसको क्या बोला जाता है, पुलिस, है ना। तो वो क्या हो गया, आपका पुलिस हो गया, समझ में आया। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, सबसे पहली बात जानिए कि कलेक्टिव नाउन के भी भेद होते हैं, कलेक्टिव नाउन के भी भेद होते हैं। कलेक्टिव नाउन हमारा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कलेक्टिव नाउन जो हमारा 3 प्रकार का होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं। कलेक्टिव नाउन हमारे पास जो होते हैं वो देख रहे हैं आप कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। कलेक्टिव नाउन आप देखिएगा कि हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 एंड 3। ध्यान रखिएगा, आपसे ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, नो। अब बस मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, ये जानना है बच्चों, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़े, डीप पढ़े, ताकि थोड़ी नाउन की बढ़िया से हमारी तैयारी हो सके। तो सबसे पहले जानिए कि कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जेनरिक कलेक्टिव नाउन, एक होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। एक होता है जेनरिक, दूसरा होता है ग्रुप, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसे क्यों बांटा गया, क्योंकि आप हमारे ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो झुंड में तो होते हैं, लेकिन उन्हें कलेक्टिव नाउन भी कहा जाता है, लेकिन सिंगुलर माना जाता है, उन्हें ग्रुप माना जाता है, उन्हें अलग अलग जगहों पे उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए ग्रामेटिस्टों ने कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटा है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो सबसे पहले हमारा होता है जेनरिक। तो जेनरिक कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे, जिसमें लगेगा क्या कि वेरियस टाइप जैसे होंगे, आपका जो लगेगा क्या कि वेरियस टाइप्स रहेंगे, अलग अलग टाइप के रहेंगे और एक जगह एजेंबल होंगे, उसमें अलग अलग चीज़ रहेगा और उसका नाम दिया रहेगा एक। जैसे आप जाते हो फर्नीचर की दुकान में, तो फर्नीचर की दुकान में क्या हो गया, सोफ़ा भी होता है, टेबल भी होता है, कुर्सी भी होता है, पलंग भी होता है, बहुत सारी लकड़ी की सामान, वुडन क्रिएचर बनी हुई रहती है, वुडन ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन सब को मिलाकर जो हम लोग जो बोलते हैं वो आपका जो हम लोग बोलते हैं वो, जैसे आप देखते होंगे फर्नीचर, फर्नीचर। तो फर्नीचर जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारे सामान जो है लकड़ी के एक जगह इकट्ठे होते हैं और उसका नाम दिया जाता है फर्नीचर। तो इस फर्नीचर को, उसी तरह लगेज हो गया, उसी तरह बैगेज हो गया, ये सब जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके जेनरिक, जिसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ होते हैं, लेकिन वो पूरी एजेंबल होकर एक नाम से कहलाता है, और वो आपका क्या कहलाता है, लगेज, फर्नीचर और बैगेज। ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ जेनरिक होता है, ये कभी भी
जो वेरियस टाइप्स ऑफ होते हैं ये जेनरिक, इसका प्लूरल नहीं किया जा सकता, इसका प्लूरल नहीं किया जा सकता। can't be changed into plural form, यानी जेनेरिक कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इस पे हम लोग जो है एक क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको आपको समझना है। जैसे आप देखिएगा जेनरिक, अब इसमें मान लो कि मैं क्वेश्चन देता हूं कि ही बाउट न्यू furnitures, he all furnitures are new, all luggages have been stolen। तो देखिए ये जो आपका सेंटेंस है, आप सामने देख रहे होंगे, आपका सेंटेंस जो दिख रहा है ना, तो जो आपका ये सेंटेंस दिख रहा है, जो आपका ये सेंटेंस दिख रहा है, जो आपका ये सेंटेंस दिख रहा है ना, इसमें सब गलत है, आप देख सकते हैं। इसमें देख रहे होंगे ये फर्नीचर्स, ये सारे गलत है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया क्या कि जो आपका जेनरिक कलेक्टिव नाउन होता है उसका कभी भी प्लूरल नहीं किया जा सकता है। ऐसा सा जानते हैं हम लोग कि कलेक्टिव नाउन जब एक से अधिक होते हैं तो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, और कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन सारे कलेक्टिव नाउन प्लूरल नहीं होते हैं। उसमें से वैसे कलेक्टिव नाउन जो जेनेरिक फॉर्म में आते हैं, यानी वेरियस टाइप्स तो रहेंगे लेकिन उनका एक नाम होगा, है ना, अलग 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 होंगे, लेकिन एक समूह में आकर जब उनका एक अलग नाम होगा तो उसे हम जेनेरिक कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और उसका कभी भी हम लोग प्लूरल, है ना, नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये तीनों सेंटेंस क्या हो गया, हमारा ये गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा जो होता है ग्रुप, जो दूसरा हमारे पास होता है वो आपका है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो होता है एक ग्रुप ऑफ सेम कास्ट, यानी एक ही जाति का झुंड हो तो उसे हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे पीपल, कैटल, है ना, पीपल, कैटल। उसके बाद आप देखते होंगे आपका कैनन, कैनन मतलब समझते हो कि कैनन, कैनन मतलब होता है तोप का समूह। ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जो मैं आपको इंस्टाग्राम में आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, लेकिन जनरली आपके सामने जो एग्जांपल दे रहे हैं, आप जैसे कहते हो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे हम आपको ये सारे पीडीएफ फॉर्म दूंगा। आप देखिएगा कि जैसे पीपल, कैनन, ये आपको खुद समझ में आ रहा है कि पीपल क्या होता है, एक ही जाति का झुंड होता है, मानो लोग एक भीड़ लगा के आते हैं। कैनन मतलब होता है तोपों का समूह, तोप जो होते हैं,
है ना, एक ही जाति का जब समूह हो जाता है तो वो भी आपका क्या कहला जाएगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसका कभी भी प्लूरल, ये अपने आप में ये ऑलवेज भी, है ना, ऑलवेज बी प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल होता है, ऑलवेज बी प्लूरल। इसमें कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है। जैसे अगर पीपल है तो हम लोग पीपल्स नहीं कहते हैं, हाँ कभी कभी करेंगे, लेकिन वो जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब। अभी फिलहाल जाने पीपल का पीपल्स नहीं करते हैं। अगर कैटल है तो कैटल्स नहीं करते हैं, है ना। यानी ग्रुप कलेक्टिव नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं किया जा सकता है। और जेनेरिक कलेक्टिव नाउन का भी एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, इसको अलग से प्लूरल नहीं किया जा सकता है। जबकि आपका जेनेरिक कलेक्टिव नाउन जो है ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसको अलग से प्लूरल करा नहीं जा सकता। समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि जेनेरिक कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, है ना, ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होगा, इसमें अलग से एस या एस की जो नहीं कर सकते। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में थोड़ा सा अंतर है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में क्या अंतर होता है कि ये डिवाइड और यूनेनिमस होते हैं। मतलब ये डिवाइड और यूनेनिमस होते हैं, यानी अगर ये बट जाते हैं और एकमत हो जाते हैं, होता है ना, पता है ना, आजकल देखवे करते होगे, है ना, क्या देखते होगे भैया, सरकार देखवे करते होगे, कभी सरकार एकमत हो जाएगी, कभी सरकार क्या हो जाएगी, एक दूसरे का विरोधाभास करने लगेगी। तो वैसा तो कौन ऐसा करता है? सरकार। तो सरकार क्या हो गया? अगर सरकार बनती कैसे? कई नेताएं जो हैं वोट जीत कर जाते हैं, फिर बहुमत प्राप्त करके एक संगठन बनाते हैं और समूह बनता है, तब जाके सरकार बनती है। तो लीडर्स, ग्रुप ऑफ लीडर्स क्या बन जाती है? मिलकर सरकार बनाते हैं। तो सरकार तो ऐसे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो कलेक्टिव नाउन होते हुए भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। कैसे? दो आधार पे। अगर ये बट गए तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ बट जाता है तो अलग अलग ना हो जाता है, तो जब गवर्नमेंट अलग अलग हो जाएगी तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा आपका, वो सिंगुलर हो जाएगा। और जब ये एकमत हो जाएगी तो एकमत क्या होगी, तो गुच्छे में आ जाएगी, समूह में आ जाएगी, है ना, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, अलग अलग बन जाएगा, भीड़ बनाएगा, तो प्लूरल लगेगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाला बात है कि जब ये अलग अलग हो जाती है तो ग्रामर कहता है कि इसको प्लूरल माना जाता है। और जब ये एकमत हो जाती है तो एक सरकार की बात करती है। जैसे आप देखते होंगे बिहार में सरकार है, तो बिहार में एक सरकार है, तो एक सरकार की बात की, क्यों? सब मिल गए तो एक सरकार बना। लेकिन सब बट गए तो कुछ उधर से चाहेंगे कि हम सरकार बनाए, कोई उधर से चाहेंगे सरकार बनाए, तो बटने के बाद वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि अगर बट गए तो एकक रहेगा तो सिंगुलर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामर में क्या होता है, गवर्नमेंट के सेंस में, कि जब ये एक साथ हो जाते हैं तो इन्हें एक माना जाता है, और अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो एक से अलग अलग हो जाते हैं तो इन्हें एक से अधिक माना जाता है, और उस समय ये अपने आप में प्लूरल समझे जाते हैं। और जब एकमत होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। तो देखोगे जब ये डिवाइड रहेंगे तो इन्हें प्लूरल समझा जाएगा, और जब ये एकमत रहेंगे तो इन्हें सिंगुलर समझा जाएगा। मैं इसे आपके क्वेश्चन से ज़रूर समझाऊंगा कि कब इसे हम लोग, है ना, गवर्नमेंट का प्लूरल कर सकते हैं। आप देखते होंगे गवर्नमेंट का गवर्नमेंट्स करते हैं, और गवर्नमेंट कभी ईज भी लेती है ना, कभी कभी गवर्नमेंट जो होते हैं और जो ज्यूरी जो होते हैं, ये सब में कभी भी हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब जैसे कमेटी देख लीजिए, पार्लियामेंट देख लीजिए, ये सब भी कभी बढ़ते हैं और कभी एकमत हो जाते हैं। तो बात समझ में आ गई। कलेक्टिव नाउन आपका 3 प्रकार का होता है। एक कलेक्टिव नाउन जो हो गया वो आपका देख रहे होंगे, एक कलेक्टिव नाउन जो हो गया है ना, एक कलेक्टिव नाउन है जो जेनरिक, दूसरा ग्रुप और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका ग्रुप बनाना पड़ता है। तो आपका एग्ज़ाम की लहजे से जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि चूज़ द करेक्ट ग्रुप ऑफ नाउन।
तो इसलिए मैंने उसके लिए भी एक आपको लाया हूँ, आप उसे देख सकते हैं। ये ज़रूरी है आपको पढ़ना। देखिए, तो जैसा मैंने बताया हुआ बच्चों लोग कि कुछ वर्ड्स के अपने कलेक्टिव नाम नहीं होते जो काउंटेबल होते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड्स स्पेशल दिया जाता है और तब जाकर उसकी कलेक्टिव नाउन बनाई जाती है। जैसे हम लोग पेन्स का तो कोई कलेक्टिव नाउन नहीं होता है, तो हम लोग या तो इसे ए स्टेशनरी ऑफ पेन्स कहते हैं या नंबर ऑफ पेन्स कहते हैं, तब जाकर ये ग्रुप बनता है। ऐसे पेन्स कहेंगे तो ये ग्रुप का शो तो नहीं करता है। जैसे आप अंगूर को कहते हैं ना, अंगूर ग्रैप्सेस कह देंगे तो नहीं ना होगा, आपको ये बंच ऑफ ग्रैप्सेस कहना होगा, यानी गुच्छा। जब तक गुच्छा शो नहीं कीजिएगा तो अंगूर का कलेक्टिव नाउन कैसे दिखेगा। तो आप ये जानिए कि कुछ नाउन जो होते हैं उसके कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए कुछ ग्रुपिंग वर्ड्स डाले जाते हैं। तो ऐसे 1000 प्लस है, लेकिन आपके एग्जाम आप 1000 तो रटोगे नहीं। तो मोर इम्पॉर्टेंट्स जो अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने उसका एक संग्रह, एक कलेक्शंस आपके सामने रखा है, उसमें मैं कुछ समझूंगा। और इसे याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसे याद नहीं करिएगा तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। और जानते हैं अगर क्वेश्चन छूट गई तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे पीडीएफ के रूप में ही छोड़ दीजिएगा, इसे याद, मेमोराइज जरूर करिएगा, तब जाके आपके रिजल्ट्स होने की संभावना क्या, श्योरिटी बढ़ेगी कि ज़रूर आपका रिजल्ट होगा। तो देख लें कि जो होता है लिस्ट में हम लोग जो कुछ की चर्चा, और बाकी आपको याद करना होगा कि हम लोग जो जानते हैं कि सिंगर्स अगर ऐसे सिंगर्स कहा जाए तो ये हमारा कॉमन नाउन है। ये हमारा क्या कहा गया, कॉमन नाउन। यहाँ तो ग्रुप का बोध नहीं कर रहा है, तो कॉमन नाउन में कौन सा कॉमन नाउन हो गया, प्लूरल नाउन। समझ में आ रही है, तो प्लूरल नाउन तो हो गया, लेकिन हमें कलेक्टिव नाउन का तो बोध कराना है। तो कलेक्टिव नाउन के लिए क्या लाया गया, च्वार। क्या लाया गया, च्वार। और इसका मतलब क्या होती है, मंडली, यानी गीतकारों की मंडली। और मंडली कहें तो मंडली कहने से मतलब तो झुंड का बोध हुआ। और इस कारण से ये पूरा मेरा अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, कलेक्टिव नाउन। अब आपसे उसके बाद जो देखें, सेलर्स के लिए क्या लाया गया, क्रू। उसी तरह से म्यूजिशियंस के लिए क्या लाया गया, बैंड। उसी तरह से आर्टिस्ट डांसर के लिए, आर्टिस्ट डांसर्स के लिए क्या लाया गया, ट्रूप। उसी तरह से थिप्स के लिए क्या लाया गया, गैंग। उसी तरह सोल्जर्स के लिए क्या लाया गया, रेजिमेंट। आप फिल्म में भी देखते होंगे कि दिस रेजिमेंट्स है ना, हैज़ कम टुडे, तो रेजिमेंट्स बोला जाता है। तो ये सब देख रहे होंगे, ये सब मेरा कॉमन नाउन है। ये सब को देखो, सब गिना जा सकता है ना, सिंगर को भी गिन सकते हैं, सेलर्स मतलब समझते ही होंगे, नाविक जिसको गिन सकते हैं, म्यूजिशियन को गिन सकते हैं। तो जिसको गिनेंगे उसी का कलेक्टिव नाउन होगा। और उसका कुछ का कलेक्टिव नाउन बना हुआ नहीं है तो उसको अलग से एक ग्रुपिंग वर्ड डालकर उसे कलेक्टिव नाउन दिया जाता है। अब सवाल कैसे आती है, आपके एग्ज़ाम में जो सवाल आएगी, इसे मैं क्यों याद करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आएगी क्या, कि चूज द करेक्ट ग्रुप। अब मान लो एग्ज़ाम में पूछेगा, जैसे पूछेगा क्या, ए गैंग ऑफ sailors, a band of dancers, a choir of thieves, or a crew of sailors। इस टाइप से एक क्वेश्चन पक्का है, श्योर है, ये इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको याद नहीं रहेगा कि सेलर्स का ग्रुप बनाने के लिए क्या लाते हैं। अब देखिए, अगर आप याद रटे रहिएगा, आपको ये सारे याद रहेंगे, तो आप सीधे कहोगे क्या, कि सेलर्स के लिए तो गैंग नहीं आता है, सेलर्स के लिए तो हम रटे हुए हैं कि सेलर्स के लिए हमने क्या रटा है, क्रू रटा है ना। डांसर्स के लिए हम लोगों ने क्या रटा है,
ट्रूप रटा है तो डेफिनेटली यहाँ डांसर के लिए क्या दिया, बैंड दिया, तो डेफिनेटली ये भी मेरा गलत है। फिर उसी तरह से थिप्स के लिए हम लोग गैंग याद किए हैं और यहाँ दिया है चॉयर, इसलिए ये भी मेरा गलत है। तो बचा क्या, सेलर्स। तो याद आया, ओ मैंने से ओहो सेलर्स के लिए तो मैंने याद किया है क्रू, यानी मेरा मोर अप्रोप्रिएट आंसर कौन हो गया, अ क्रू ऑफ सेलर्स। तो अगर याद नहीं किए रहोगे तो कहोगे जय माता दी, जो चारों में से जो मेरे को लगे भगवान जो याद करा दो। तो आँख खोले जिस पे पेन पड़ा, ओ यही सही है, बाद में आकर माथा पीट दिए ऐसे, अरे यार याद किए रहते तो ये मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता, इसलिए इसे ज़रूर याद करेंगे। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो हम लोग देखते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये बहुत आसान है। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, फील, जिसको हम लोग महसूस कर सके, महसूस कर सके, जिसको हम लोग क्या कर सके, महसूस कर सके, जिसको हम लोगों को फीलिंग हो, यानी जिसको ना काउंट कर सके, जिसको ना हम लोग देख सके, न जिसके बारे में जो हम लोग ना गिन सके ना देख सके, बस एहसास करें। अब जान रहे हो ठंड आ रही है ना, ठंड आएगी, अब उसमें हमको बोलेंगे ठंड लग रही है तो फील ना किए, वो दिखाई थोड़ी देगा आपको कि ठंड दिख तो नहीं रही है। तो इसलिए हम लोग कोल्ड को, कोल्ड अगर आ गया तो कोल्ड हमारा क्या कहला गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहला गया। मान लो कि बहुत बड़ी विपदा आ गई तो आपके अंदर एक चीज़ पैदा हो गई, दुख, तो वो तो दिखा नहीं, आपने उसको क्या किया, फील किया, तो वो आपको क्या किया, सौरो कहला गया। तो ये तो हो गया जनरल, आप पकड़ सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि जिसको हम लोग एहसास कर सके। जैसे गर्मी अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, बरसात की अभी दूरी है, पता नहीं कब आएगी, लेकिन गर्मी पड़ रही है, तो अब हम उसे देखते तो नहीं हैं, बस हम उसे क्या कहते हैं, फील करते हैं, एहसास करते हैं कि वो हमें महसूस कर सकें। तो जो चीज़ हम महसूस करते हैं, जो हमें दिखाई ना दे, एहसास हो, गिन सके ना सकें, तो वो आपको क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जो, ये बात तो याद होगी बउआ। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका अर्थ हम लोग को पता नहीं होता है, तो उसका एक तरीका होता है, कुछ तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो वर्ड कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, उसके अंत में, जैसे आप पढ़ाएंगे सफिक्स और प्रीफिक्स होता है, जैसे आप बचपन में पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, तो अंत में कुछ शब्द अगर लगा दिख जाए तो बस आप उसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसको आंसर मार देना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसको भी आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो देखते हैं हम लोग बच्चों, जैसा कि अभी जस्ट बोला मैंने आपको कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके अंत में अगर लगा हुआ कुछ शब्द है, जिसे प्रीफिक्स कहते हैं हम लोग, तो अगर उसको देख ले तो समझ जाएंगे कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंफर्म पकड़ लेंगे। तो वही मैं कुछ आपके सामने लाया हूँ, जिसे आप देख रहे होंगे सामने, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जितने भी दिख रहे हैं, ये बस आप एक बार इसे याद रख लेंगे तो आपको कल के डेट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पकड़ने में दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि कुछ वर्ड्स के आपको हिंदी पते नहीं होंगी। तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि वर्ड का हिंदी करते हैं, हिंदी करने के बाद उसको सोचते हैं कि अच्छा ये होगा तो डेफिनेटली ये नाउन है, लेकिन कुछ वर्ड है जिसको हिंदी ही नहीं कर पाए। और सपोज करो मेरा, तुम्हारे सामने जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, कि आपके सामने एक स्क्रीन पे ये दिख रही है, ये दिख रही है, उसके बाद आपको ये दिख रही है, और इसके बाद आपको एक ये दिख रही है। अब आपको इन सब की हिंदी पता नहीं है, तो आप और आ जाए ऑप्शन में कि बताइए इन चारों में से, है ना, कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एक लास्ट में दे दे ऑल, और आपको हिंदी पता ना चल पाए तो आप सोचते रहोगे क्या मारे क्या नहीं मारे, है ना। तो या इसमें से कोई एक शब्द दे दिया और बाकी अलग अलग शब्द दे दिया और कहा कि बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन होगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा, हिंदी तो पता ही नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही सरल उपाय मैं लाया हूँ, और आराम से अगर इसको एक बार 2-4 बार देख लेंगे तो आपको बड़ा आसानी से एब्स्ट्रैक्ट, आपको हिंदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरी इस बात को याद रखिएगा, आपको हिंदी करने की जरूरत नहीं है, और आप डायरेक्ट कहोगे ओ यही तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सर ने बताया है।
तो देखिएगा, कहता है जिसके अंत में एस एच आई पी सिप लगा हो, जिसके अंत में टी वाई लगा हो। देखो देखो, जैसे सिप, जैसे सिप, जैसे सिप दिख रहा होगा, पार्टनरशिप, सिटीजनशिप, लेक्चरशिप। लेक्चरशिप क्या होता है, ये सब फीलिंग होता है ना, क्या दिखता है, पार्टनरशिप दिखता है। हम दो, मान लीजिए आप दो दोस्त हैं और आपस में पार्टनरशिप ही कहते, कहेंगे देखो ना पार्टनरशिप दिख रहा है, पार्टनरशिप दिख रहा है, कहेगा कि पार्टनरशिप दिख रहा है, नहीं ना, वो फील कर रहा है कि वो तुम दोनों में पार्टनरशिप ही हुई है। तो यानी देखो अंत में सिप लगा हुआ है ना, और सिप लगने के कारण हम इसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। उसी तरह अंत में टी वाई लगा रहे, जैसे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्टिबिलिटी, है ना, इंटेंशनलिटी, सस्पेक्टिबिलिटी, टी वाई लगा हुआ है ना। लेकिन इन सब को देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। इंटेंशन, इंटेंशन मतलब मनसा। अब कोई दोस्त पीछे से एगो डंडा छुपा के आ रहा है तो तुम कहोगे ओ मैं तुम्हारी मनसा समझ रहा हूँ, दिखाई दे रहा है तुम्हारी मनसा, ऐसे कहोगे नहीं ना, कहोगे तुम्हारी मनसा मैं समझ रहा हूँ, यानी फील कर रहे हो कि उसकी मनसा क्या। तो मनसा क्या हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ना। तो देखो तो, है ना, टी वाई लगा। उसी तरह लास्ट में अगर सी वाई है तो देखो यहाँ भी सी वाई लगा, एक्वेशी, विलियंसी, देखो यहाँ भी सी वाई लगा। लास्ट में क्या होना चाहिए, टी एच। ये सब हमेशा लास्ट में होना चाहिए, प्रेफिक्स फॉर्म में, प्रत्यय, जिसको हम लोग बोलते हैं ना प्रत्यय, प्रत्यय फॉर्म में। प्रत्यय कहते हैं, जानते ही होंगे कि अंतिम शब्द में, अंतिम में लगकर उस शब्द का अर्थ को बदलता है। उसी तरह अंत में क्या लगा रहा है, मेंट। देखो देखो टी एच है तो ग्रोथ, डेथ, स्ट्रेंथ, ट्रूथ, ये सब क्या कहला गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह मेंट लगा है तो देखो अचीवमेंट, एक्साइटमेंट, इम्प्रूवमेंट, देखो मेंट आ गया ना। उसी तरह डिसअपॉइंटमेंट, देखो मेंट लग गया ना। और जैसा ही डिसअपॉइंटमेंट जो होता है निराशा, दिखाई देता है निराशा, नहीं ना दिखाई देती है, बस हम लोग फील करते हैं। उसी तरह से आप देखिएगा, उसी तरह से आप देखेंगे क्या कि अंत में जो लगा हुआ है, उसी तरह आप देखिए अंत में क्या लगा रहेगा, ई एन सी ई, एंस। देखो एविडेंस, एक्सपीरियंस, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, ये सब आप फील कर रहे हो, ये काउंट नहीं कर सकते हो। उसी तरह देखो अंत में क्या लगा है, हुड लगा है ना, हुड तो क्या कहते हो, ब्रदरहुड, भाईचारा, चाइल्डहुड, बचपन, फील ना करते हैं, कभी इसको गिन सकते हैं। अंत में लगा हो नेस, ब्लाइंडनेस, लोनलेस, क्लीननेस, है ना, रॉबरीनेस, देखो अंत में सब नेस लग गया और ये सब क्या का लग गया, एब्स्ट्रैक्ट। देखो बच्चों आसानी हो गई ना, अगर इस और ये वर्ड आएंगे और लिखेगा चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, खट से याद आ जाएगा कि सर ने बोला था कि अंत में देख लो नेस, तो समझ लो आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह अंत में क्या, आर वाई, देखो रॉबरी, राइवलरी, आई एस एम लगा हुआ है तो मैग्नेटिज्म, फेमिनिज्म, ईगोइज्म, है ना। उसी तरह अंत में डॉम लगा हुआ है तो फ्रीडम, किंगडम, ऑफिशियल डम। तो जैसे ही डम लग गया यानी आप समझ में आया, यानी क्या आपको समझ में आ गया कि जितने भी आपके सामने ये वर्ड दिख रहे हैं, सिप है, टी वाई, सी वाई, टी एच, एम ई एन टी, एंस, एंस, हुड, नेस, इज्म, डॉम, ये सब अगर रहेगा तो अगर लास्ट में लगा रहेगा तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि नाउन के 5 काइंड्स के बारे में डिस्कशन किया। अगली जो मेरी जाएगी वीडियो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के आधार पे करेंगे, बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम इन 5 नाउनों को पहचान सकते हैं। थैंक यू।